बनारसी साड़ी का नाम दे देते थे। अब यहाँ पर समझिए, बनारस की साड़ी बनारसी साड़ी का टैग जिसके ऊपर लगा होता था वो एक्चुअली बनारस में न बन के लखनऊ में बनी हुई है, मुरादाबाद में बनी हुई है, भागलपुर में बनी हुई है, अलग अलग जगह पर कहीं भी बनी हुई है वो। और उसके ऊपर जो टैग लग जाता था वो था बनारसी साड़ी का। हर साड़ी बनारसी साड़ी हो जाती थी। कारण यहाँ पर ये होता था क्योंकि बनारसी साड़ी का क्रेज था। अब बनारसी साड़ी का क्रेज है तो यहाँ पर ये लोग करते क्या थे, बनारस के अगल बगल कहीं भी प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर टैग लग जाता था बनारसी साड़ी का। लेकिन इससे नुकसान होता था बनारस के अंदर जो बैठे हुए बुनकर हैं उनका। तब यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में इस बनारसी साड़ी को टैग कर दिया गया, जीआई टैग दिया गया कि अब केवल बनारस के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो साड़ियां बनेंगी उसे ही केवल बनारसी साड़ी कहा जा सकता है। बनारस के बगल में अगर कोई और डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए कोई और डिस्ट्रिक्ट बनारस के बगल में है या बिहार का कोई और डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर वही बुनकर आके बना रहे हैं तो भी वह बनारसी साड़ी के नाम से अब नहीं जानी जाएगी। पहले क्या होता था हमारा, कहीं भी बन रही है लेबल चिपका दो बनारसी साड़ी का। तो अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दे दिया गया। अभी ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिर्फ साड़ियों के ऊपर नहीं है बल्कि मिठाइयों के ऊपर भी है। रसगुल्ले को लेकर उड़ीसा और बंगाल में अच्छी खासी लंबी जद्दोजहद चली। अब ये बात अलग है कि आपका रसगुल्ला जहां भी आज के टाइम में बिक रहा है हमारा या बन रहा है, हर जगह पर बन रहा है, बिक रहा है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं है कि आप रसगुल्ला नहीं बना सकते, बन रहा है हर जगह। लेकिन ऑथेंटिक रूप में अगर कहा जाए तो वेस्ट बंगाल के पास ये राइट है कि हाँ वो अपने प्रोडक्ट को रसगुल्ला के नाम से मार्केटिंग कर सके, बाकी लोग उस नाम से मार्केटिंग नहीं कर सकते। बनना है और बाकी सारी चीजें हैं। और ये टाइपराइटर कहाँ चल रहा है भाई? चलिए मैं सबको म्यूट कर दिया हूं। तो यहाँ पर क्या है हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उस वृहद अंतरराष्ट्रीय समझौते का पार्ट है जिसे हम लोगों ने डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत किया था। डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था, कोई बतला पाएंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? डब्ल्यूटीओ का 1995 डेट क्या था? हाँ प्रियंका बोलिए। 1995 सर। डेट क्या था प्रियंका, कौन से डेट को? डेट था इसका 1 जनवरी। 1 जनवरी 1995 से हमारा डब्ल्यूटीओ काम करना शुरू करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले यह कौन सी संस्था थी जिसे रिप्लेस किया है डब्ल्यूटीओ ने? डब्ल्यूटीओ को रिप्लेस किस संस्था को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ बनी थी? कोई एक संस्था थी जिसे हटाया गया और उसके जगह पर डब्ल्यूटीओ बना? गेट सर। गेट सर। हाँ बिल्कुल, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यस। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को रिप्लेस करके हमारी डब्ल्यूटीओ की एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुई है। यहाँ पर इसे वर्ल्ड ट्रेड का वॉचडॉग करते हैं हम लोग, विश्व व्यापार का ये वॉचडॉग है। तो यहाँ पर जब ये गैट से डब्ल्यूटीओ में कन्वर्सन हुआ तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन हुए थे उसे कहते हैं हम लोग डंकल प्रपोजल। उसे क्या कहते हैं? डंकल प्रपोजल, जो कि नाम था, किसके नाम पर था? आर्थर डंकल। आर्थर डंकल ये लास्ट एमडी थे हमारे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे गैट के, ये इनके नाम पर था। तो यहाँ पर आर्थर डंकल के नाम पर डंकल प्रपोजल आया और इस डंकल प्रपोजल का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद था वह था हमारा ट्रिप्स। ट्रिप्स का कोई फुल फॉर्म बता पाएंगे? ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में आते हैं आपके। ट्रिप्स का फुल फॉर्म निधि बतला पाओगी? ट्रिप्स का फुल फॉर्म? नॉर्मली सर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक अधिकार आपका जो होता है, तो बौद्धिक संपदा के ऊपर यह आपका तैयार है ट्रिप्स। ठीक है, अब ये बौद्धिक संपदा क्या होती है? मान लीजिए अभी डिफरेंट अलग अलग कंपनीज ने, किसी ने कोविशील्ड बनाई, किसी ने कोवैक्सीन बनाई। अब ये कंपनियों ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके ये वैक्सीन बनाया है। अब यहाँ पर अगर कोई बगल वाली कंपनी इसके फार्मूले को देखे और उसी प्रकार से वह बनाने लग जाए कोवैक्सीन या कोविशील्ड किसी दूसरे नाम से, तो ये लाखों डॉलर का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर इन कंपनियों को हम लोग क्या करते हैं? ट्रिप्स के अंतर्गत लेकर आते हैं कि ये प्रोडक्ट को हम लोग पेटेंट देते हैं, जो पेटेंट हमारा 20 साल तक इफेक्टिव होता है। कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाकर लाती है तो उसका जो पेटेंट होता है वो 20 इयर्स तक इफेक्टिव होता है। अब ये 20 इयर्स तक उससे वह रॉयल्टी कमा सकती है। सपोज करो भारत बायोटेक है, वो कोवैक्सीन को प्रोडक्शन करने के लिए किसी और 4-5 कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करती है, और वो एग्रीमेंट करती है तो उसके लिए उन कंपनियों को रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। जस्ट लाइक द कॉपीराइट। हाँ, आकाश आप लोग का आवाज आ रहा है क्या, या कट रहा है आवाज बीच में? आ रहा सर, आ रहा है। आ रहा है। आकाश नेट से सही करो, नेट में शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ चलिए, मैंने अपने तरफ से नेट को सही कर दिया है। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा जब हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा पेटेंट राइट है, तो पेटेंट राइट हमको 20 इयर्स के लिए मिलता है। अब यहाँ पर ये वो मेडिसिन आप लोगों ने नाम सुना होगा, आजकल बड़े जोर शोर से चर्चा है जेनरिक मेडिसिन की। नाम सुना है आप लोगों ने क्या? जेनरिक मेडिसिन क्या होते हैं पता है आप लोगों को? हाँ ऋषभ बोलो। नॉर्मली सर जेनरिक मेडिसिन मतलब सर इसको मतलब क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मालूम है सर थोड़ा सा। सर पेटेंट फ्री मेडिसिन ही जेनरिक मेडिसिन हाँ होता ये है। सर बिल्कुल सही। पेटेंट जिसका खत्म हो चुका है, जिसके 20 इयर्स हो चुके हैं, उसको हम लोग कहेंगे जेनरिक मेडिसिन। उसको बनाने के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है। जो इन जनरल ड्रग लाइसेंस होते हैं उनके अंतर्गत ही इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये हमारे जेनरिक मेडिसिन हैं, जिसको लेके डॉक्टर साहब लोग लिखना नहीं चाहते हैं। क्यों? डॉक्टर साहब लोग लिखेंगे तो उनकी कमीशन चली जाती है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग जगह पर इनकी दुकान खोलकर कोशिश कर रही है प्रमोट करने की, लेकिन ये मेडिकल सिस्टम में इतना बड़ा मकड़जाल है कि इसमें ईमानदारी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपको चोर मिल जाए, डकैत मिल जाए, लुटेरा मिल जाए, कोई घबराने की बात नहीं है। आपका कितना लूटेगा वो? मैक्सिमम आपके जेब का पैसा लूट के ले जाएगा। लेकिन गलती से डॉक्टर साहब मिल जाए तो आपका घर भी बिकवा सकते हैं वो चाहे तो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आपको बेचना चाहते हैं, उनको कितनी उस दिन की नीड है। उनको अगर मान लो डॉक्टर ने ही साहिबा फरमाइश कर दी है कि आज 5 लाख का हीरो का हार चाहिए, तो वो और आप सामने पड़ गए तो आपका बीमारी बहुत ही सीरियस हो सकता है। इतनी सीरियस होगा कि आपको 5 लाख रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। क्यों? डॉक्टर साहब को आज नीड है। उनकी बीवी ने हीरो के हार की फरमाइश की है, कहां से पूरा होगा? आपसे ही तो पूरा होगा। ये पूरा बिजनेस ही डर के ऊपर है। गलती से आप चले गए, हार्ट अटैक का बीमारी लेके, आज तो आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, नहीं तो आप तो अब भी मर जाओगे। तो भाई कल भी तो जिंदा थे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब भी आप हार्ट अटैक से मर जाओगे। अभी बिना पूछे तो कुछ करना नहीं, ओपन हार्ट सर्जरी तो जरूरी है। तो ये स्थिति है हमारे मेडिकल सिस्टम की पूरी। सब वैसे नहीं है, लेकिन 99% वैसे ही है। चलो, तो ये जेनरिक मेडिसिन जितना हो सके यूज कीजिए और विश्वास के साथ यूज कीजिए, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन इसलिए भी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है क्योंकि लोग यूज नहीं कर रहे हैं इसे, क्योंकि डॉक्टर साहब लिखेंगे नहीं।
खैर चलो, तो यहाँ पर याद रखिएगा हम लोग बात कर रहे थे जीआई टैग का। तो जीआई टैग हमारा सीधा सा किसी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले प्रोडक्ट को दिया जाता है। तो यहाँ पर सोहराई को मिल गया है, हमारा दूसरा कोहबर को मिल गया है। तो सोहराई और कोहबर दोनों को यहाँ पर दे दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब यहाँ पर याद रखिएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग न सिर्फ इनको मिला है बल्कि और भी डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिनको दिया गया है पूरे भारत में, और ये काफी ज्यादा चर्चा में भी रहता है और क्वेश्चन भी आपका आता है। एक आध क्वेश्चन में देखता हूँ शायद आप लोगों से कुछ क्वेश्चन कर ही लिए जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अलग अलग जगहों के ऊपर ये सारे के सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के ऊपर ये सारे के सारे हमारे टैग दिए जाते हैं। इसमें से एक दो का नाम मैं आप लोग को बता रहा हूं, शायद आप लोगों ने इसका सुना होगा। सेलम फैब्रिक्स, ये इसका जीआई किसको दिया गया है पता है आप लोग को? सेलम फैब्रिक्स, सेलम फैब्रिक ये दिया गया है आपका तमिलनाडु को। याद रखिएगा ये तमिलनाडु सरकार के पास है। वही चंदेरी साड़ियां, चंदेरी साड़ियां ये किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश की सरकार को दिया गया है। हाँ एमपी, ठीक है। बाकी नाम से पता चल जाता है, जो नाम से नहीं पता चल रहा था वो मैंने दो बतला दिया। सेलम फैब्रिक्स ये तमिलनाडु को, चंदेरी साड़ियां यह मध्य प्रदेश को दिया गया। मैसूर सिल्क कर्नाटका को, सबको पता है आपका। अब यहाँ पर कोट पैड, यहाँ पर याद रखिएगा कोट पैड हथकरघा, हथकरघा कपड़े, यह किस राज्य को मिला है? कोट पैड के हथकरघा से बने हुए कपड़े काफी ज्यादा प्राइसियस भी होते हैं, तो याद रखिएगा यह उड़ीसा को मिला है। तो यह आपका उड़ीसा को मिला है। तो ये डिफरेंट इस प्रकार से पूरे के पूरे टैग है जो हमारा दिया जाता है। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसी में एक क्वेश्चन और आपको मैं जोड़ता हुआ चलता हूं। TKDL ये क्या है? इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है TKDL। यह अभी 1999 में ही आया है। कोई बतला सकते हैं इसे? यहां पर याद रखिएगा TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, नोट कर लीजिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो TKDL आप लोगों ने इससे पहले सुना हुआ था कि हल्दी, इसके प्रोडक्ट को पेटेंट करवा लिया गया था अमेरिका के एक फर्म के द्वारा। इसी प्रकार से नीम ये दूसरा प्रोडक्ट था जिसे पेटेंट करवा लिया गया था अमेरिका के फर्म के द्वारा। और तो और गौमूत्र को पेटेंट करवा लिया गया था जर्मनी की फर्म के द्वारा। अब यहाँ पर ये सारे के सारे चीजें पेटेंट करवा लिए जा रहे थे हमारे विदेशियों के द्वारा, और हल्दी को और नीम को पेटेंट से छुड़वाने के लिए हम लोगों ने करीब करीब 10-10 साल तक लड़ाइयां लड़ी है। दोनों के केस में यूएस के कोर्ट में हम लोगों ने बहुत खर्चा किया, और इतना सारा खर्चा करने के बाद हम लोगों ने क्या किया? हल्दी के ऊपर के पेटेंट को कैंसिल करवाया, नीम के पेटेंट को कैंसिल करवाया। लेकिन सवाल अब ये नहीं था कि अमेरिका वाले बार बार पेटेंट लेते रहे और हम लोग निर्दोष होते हुए जाके अपना पैसा यूएस कोर्ट में खर्च करते रहे, ये कैसे चलेगा। तब इसका सॉल्यूशन निकाला गया 1999 में। 99 में हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके सामने यह मैटर आया। उससे पहले काफी नीम और हल्दी को लेकर हंगामा मच चुका था। तो यहाँ पर उन्होंने एक TKDL का प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया। अब ये TKDL का प्रोजेक्ट क्या है ये समझिए। इस TKDL के प्रोजेक्ट में करीब करीब 2 लाख आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को डाल दिया गया और लगा दिया गया कि भाई अब इसके ऊपर अगर कोई भी पेटेंट लेता है तो इंडिया में कहीं से कोई वैलिड नहीं होगा और ना वर्ल्ड में हम लोग इसको मानते हैं। तो जैसे घर के सामने लगता है ना कुत्तों से सावधान का बोर्ड, हर भाई रईस आदमी क्या करता है, घर के सामने कुत्ता रखे ना रखे जरूर लगा देता है कुत्तों से सावधान।
तो यहाँ पर भी हम लोगों ने उसी प्रकार का ये बोर्ड लगा दिया TKDL की 2 लाख मेरा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, अब बेटा इसमें से कोई भी तुम लोग पेटेंट लेने मत आना, और लेने आओगे तो उलट के केस करेंगे तुम्हारा चोरी का, और साथ में यह हमारे यहाँ तो किसी भी हिसाब से वैलिड या मान्य है ही नहीं। तब यहाँ पर जितने भी ब्रिटिश कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनियां हैं, वो सारे के सारे लोगों को समझ में आया कि अगर ऐसा करेंगे तो अब इंडियन गवर्नमेंट, उस समय चूंकि हम लोगों ने तुरंत एटम बम का भी विस्फोट किया था, नतीजा डर उन लोगों के दिमाग में लगा, देखो बिना भय के प्रीत नहीं होता है, तो भय यहाँ एटम बम का आया तब प्रीत भी होना शुरू हुआ कि नहीं भाई अब हम लोग नहीं करेंगे। तो 1999 के बाद से ये नीम हल्दी ये सब पेटेंट करना बंद कर दिया ये लोग। अब इसके साथ अभी देखोगे आप लोगों ने लाल दंत मंजन सबने यूज किया होगा, किया है ना। लाल दंत मंजन कौन सी कंपनी बनाती थी, या फिर डाबर। डाबर या बैद्यनाथ बनाती थी। डाबर कहाँ की कंपनी है जरा बताओ तो, इसका प्रोडक्शन यूनिट इंडिया कहाँ है। अरे इंडिया के तो है ही, इंडिया में कहाँ, नहीं पता सर। देवघर, इसका प्रोडक्शन यूनिट है देवघर में। और ये बैजनाथ कहाँ की है, बैद्यनाथ, ये भी देवघर की ही होगी सर। नाम ये से है पटना की, ये है पटना की। ये मुझे भी नहीं पता चलता अगर मैं इसके बगल में नहीं रहता तो। बैद्यनाथ भवन आप चले जाओगे करबिगहिया प्लेटफॉर्म से पीछे की ओर पटना जंक्शन पर करबिगहिया चले जाओगे तो वहीं पर आपका बैद्यनाथ भवन है। और देखने में लगता था कि 20 फीट का एक मरा सा गेट है, एक बार गलती से खुला हुआ गेट देखे तब अंदर समझ में आया कि अरे भैया ये तो 4-5 एकड़ का कैंपस है पूरा का पूरा। तो काफी बड़ी कंपनी है वैद्यनाथ, वहां पर दिखता नहीं है, बाहर से देखने से लगेगा अरे क्या यार ये भी कोई जगह है, और सब कोई जानते हैं उसे वैद्यनाथ भवन के नाम से। तो वैद्यनाथ भवन काफी फेमस है पटना में। चलो, तो ये था हमारा TKDL जिसमें हम लोगों ने लिस्टिंग कर दी कि भैया अब इसमें से कोई भी हमारा क्या नहीं होगा, आप लोग पेटेंट नहीं ले पाओगे। चलो वापस आते हैं। सोहराई जिसे मवेशी उत्सव के रूप में जब भी जाना जाता है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में मनाया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा यह त्योहार मुख्य रूप से क्षेत्र के प्रजापति, कुर्मी, संथाल, मुंडा और उरांव जनजातियों के द्वारा कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जो अक्टूबर-नवंबर के दौरान आता है। अब यहाँ पर बात करेंगे इसको कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे इसको हजारीबाग झारखंड, यह पूरा रॉक आर्ट आपका है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका टाइम पीरियड 7000 से 400 BC के मध्य माना गया है। तो 7000 से 400 BC के मध्य इसका टाइम पीरियड माना गया है। करीब करीब 100 फीट ऊंचा यह प्लेस है और सांप के हुड के रूप में यह दिखलाई देता है, इसलिए हुड यानी कि उसका जो फन होता है यह इस प्रकार से दिखलाई देता है। इस प्रकार का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ की पहाड़ी का, इसलिए स्थानीय मुंडा आदिवासी इसे कोहबर कहते हैं। तो ये इस प्रकार से है हमारा। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण आर्ट है हमारा। अब यहाँ पर सोहराई चित्रकला झारखंड के राज्य की चित्रकला है जिसे सोहराई उत्सव के दौरान चित्रित किया जाता है। इसकी उत्पत्ति हजारीबाग में हुई थी। यह 4000 से 1000 ईसा पूर्व तक विद्यमान दीवार पेंटिंग में सबसे पुराने रूपों में से एक है। सोहराई शब्द की उत्पत्ति पूरा पाषाण काल के सोरों से हुई है, जिसका अर्थ है छड़ी से गाड़ी चलाना। तो यहाँ पर छड़ी से गाड़ी चलाना या हाँकने का जो काम होता है ये उससे रिलेटेड है। तो सोरों से यह सोहराई शब्द बना है आपका। वहीं पर कोहबर, यहाँ पर सॉरी खोबर लिखा हुआ है। कोहबर एक और सदियों पुरानी विरासत पेंटिंग है जो झारखंड के हजारीबाग जिले में ही उत्पन्न हुई है। यहाँ पर यह खोवर शब्द कोह से बना हुआ है। तो यहाँ पर कोह से बना हुआ है। कोह का अर्थ होता है यहाँ पर गुफा, और वर जिसका मतलब होता है पति। तो यहाँ पर पेंटिंग दूल्हा और दुल्हन के विवाह कक्ष को सजाने के लिए बनाया जाता है। तो ये जो पेंटिंग है वो दूल्हा दुल्हन के विवाह कक्ष को सजाने के लिए एक्चुअली बनाया जाता था, और इसी के नाम पर यह कोहबर पड़ गया। ज्यादातर ये शादी के मौसम के दौरान ही तैयार किया जाता है और यह जनवरी महीने से मोटा मोटी आरंभ हो जाता है। ठीक है।
आदिवासी महिलाएं अपने मिट्टी के घरों में सोहराई और कोहबर की पेंटिंग से सजाती हैं। या आमतौर पर लाठी, कपड़े के स्वाब, उंगलियों से टूटी हुई कंघी की मदद से खींचा जाता है। और पशुपति, जानवरों के निर्माता यानी कि पशुपति जो हमारे हैं, फूल, हाथी, मोर, गौरैया, गिलहरी, गाय इत्यादि को दर्शाता है। तो ये सारे के सारे आम सब्जेक्ट होते हैं इन सारे के सारे पेंटिंग्स में। तो यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, द कलर यूज्ड इन द पेंटिंग आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लावर्स, लीव्स, प्लांट, राइस etc। तो यहाँ पर जो रंग बनेंगे वो फूलों से, पत्तियों से, पौधों से, चावल इत्यादि से बनता है। एंड मिक्स्ड विथ काली मेथी, तो और इसे मिक्स कर लिया जाता है काली मेथी के साथ में। और यहाँ पर दूधी माटी, एक मिट्टी होती है जो सफेद रंग की होती है, उसके साथ, जो गांव एरिया में रह रहे हैं वो लोग जानते होंगे दूधी माटी क्या होता है, या चरक माटी, ये एक प्रकार से सफेद मिट्टी है। या फिर इसमें हम लोग लाल मिट्टी, गेरू या फिर पीला माटी, ये सारे के सारे अलग अलग रंग के जो मिट्टियां हैं उन सबको मिलाकर हम लोग तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा हमारा कोहबर और सोहराई पेंटिंग पूरी होती है। यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स मैंने दिए हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है स्ट्रक्चर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है वहां की। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से इस पिक्चर्स में आपको कोहबर पेंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से पूरी की पूरी पेंटिंग की गई है। अब आते हैं हम लोग एक एनिसेंट इंडिया से रिलेटेड एक मोनेस्ट्री के डिस्कवरी के ऊपर। यह भी करंट अफेयर्स का ही पार्ट है हमारा। 26 फरवरी 2021 का न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस। आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, भारतीय पुरातत्व संस्थान ने झारखंड के हजारीबाग जिले के पहाड़ी इलाके में एक गांव में एक टीले के नीचे दबे बौद्ध मठ का पता लगाया है, जिसके बारे में माना जाता है यह कम से कम 900 साल पुराना है। यहाँ पर याद रखिएगा, झारखंड में बहुत सारे ऐसे बौद्ध कालीन आपको स्थल मिलेंगे जो आपके 900 साल के आसपास या 900 ईस्वी के आसपास के हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे स्थल काफी महत्वपूर्ण है हमारे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ओवर द पास्ट 4 days the team for the Patna branch ASI has excavated 10 stone statues of the deities Tara and Buddha in the Burhani village near the Juljul पहाड़ of सीतागढ़ी हिल्स। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये सारे के सारे प्लेस को आप लोग याद रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर डाइटी तारा याद रखिएगा, बुद्ध के बाद यहाँ पर 400 ईस्वी में 400 AD में बौद्ध धर्म में एक देवी तारा का उदय होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये देवी तारा तंत्र मंत्र जादू टोने की देवी के रूप में स्थापित है। तो यहाँ पर देवी तारा 400 ईस्वी के आसपास उदय होता है और यही कारण है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का पतन भी होने लगता है। 400 AD एक ऐसा काल था जिसमें बौद्ध धर्म अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच चुका था और प्रकाष्ठा पर पहुंचने के बाद यह अंत की ओर अग्रसर होता है। तो जैसे ही गुप्त साम्राज्य का प्रभाव बढ़ने लगता है, ये पूरी तरह से अंत होना शुरू होता है। वैसे महात्मा बुद्ध ने इसके बारे में भी भविष्यवाणी की थी। जब गौतमी प्रजापति को शामिल किया गया महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में, तो वो पहली महिला थी जो बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। यहाँ पर याद रखिएगा, उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्हें शामिल किया गया था। महात्मा बुद्ध महिलाओं के बौद्ध धर्म में प्रवेश को लेकर काफी ज्यादा विरोधी थे, लेकिन बाद में काफी अनुग्रह विनय के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने इस चीज को उसी समय कहा था कि यह हमारा बौद्ध धर्म 1000 साल तक चलेगा, अगर इसमें महिलाओं का प्रवेश नहीं होता तो ये 2000 साल तक चलता। वैसा क्यों कहा था ये कहना बड़ा मुश्किल है। और वाकई ये पूरा का पूरा जो बौद्ध धर्म नष्ट हुआ, तो ये बौद्ध धर्म नष्ट हुआ, इसके पीछे कारण यहाँ का इनके लोगों का चारित्रिक पतन था। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी थे, क्योंकि ये जो मठ थे, ये जहां भी ये मठ बनाए जाते थे, ये मठ पूरे के पूरे रूप में अगर कहेंगे तो ये मठ हमारे क्या होते थे, राजाओं के द्वारा दान दिया जाता था, आम जनता के द्वारा दान दिया जाता था। तो ये पैसे के भंडार, अकूत भंडार बन गए।
अब आपको पता ही है कि 100 ईस्वी में अगर हम लोग देखेंगे तो कनिष्क का साम्राज्य था, कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को काफी प्रश्रय दिया। तो इतना पैसा इन लोगों के इन बौद्ध मठों में जमा होने लगा कि ये पूरा का पूरा इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब आने लग गया धीरे धीरे, और यहीं पर देवी तारा का भी उदय होता है। नतीजा बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर चला गया, और जिस जिस क्षेत्र में बौद्ध धर्म था उस क्षेत्र में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी पतन हो गया। सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अगर बात करेंगे तो वह हुआ था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान का इलाका, मुल्तान का इलाका, सिंध का इलाका, ये सारे के सारे इलाके सबसे ज्यादा हमारे बौद्ध धर्म के प्रभाव क्षेत्र में आए थे। यहां तक कि आप लोग को याद होगा 2000 ईस्वी में बामियान, पता है आप लोगों को, इसका नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर। बामियान यहाँ पर करीब करीब 400 से लेके 500 फीट ऊंची महात्मा बुद्ध की मूर्तियां थी। 2 बुद्ध की मूर्तियां थी, जिन्हें एक को बड़े बुद्धा और दूसरे को छोटे बुद्धा कहा जाता था। बामियान को तालिबान ने पूरा का पूरा डायनामाइट लगाकर उड़ाया था, और करीब करीब यह 6 महीने तक क्रम चला था उस बामियान की मूर्ति को तोड़ने का। तो यहाँ पर 6 महीने तक कोशिश की गई इसे किसी प्रकार से तोड़ा जाए। तो 6 महीने के बाद तालिबान टूटता है, हालांकि उसके बाद उसके भी टूटने का समय आ जाता है। 6 महीने के बाद ही घटनाक्रम, ये साल भर के बाद घटनाक्रम उल्टा घूमता है और अमेरिका वहां पर हमला करता है। नतीजा उसके बाद तालिबान भी साफ हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 400-500 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण एक ही पत्थर पर कैसे किया होगा उस समय के कारीगरों ने, और ये करीब करीब 2000 साल पुराना आपका पूरा का पूरा स्टैच्यू था। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा हमारे यहाँ इंजीनियरिंग डेवलप हो चुकी थी। तो खैर ये पूरा का पूरा नष्ट कर दिया गया। अब ये जितने जितने क्षेत्र थे इन सब जगहों से बौद्ध धर्म का पतन ही नहीं होता है, बल्कि भारतीय सभ्यता का भी पतन हो जाता है इन सब जगह से। अब यहाँ पर ये जो जुलजुली पहाड़ है यह आपका सीतागढ़ हिल्स में है, हजारीबाग में। तो यहीं पर आपका यह बौद्ध धर्म का मूर्तियां मिली हैं, जिसमें तारा की भी मूर्ति पाई गई है। लास्ट दिसंबर में दे फाउंड द बुद्धिस्ट श्राइन। यहाँ लास्ट दिसंबर में जब खोज हुई थी तो एक बौद्धिस्ट श्राइन या मठ मिला था विथ 3 रूम्स, जिसमें 3 कमरे थे, नियर एन एग्रीकल्चरल लैंड, और एक यह जो पाया गया था वो कृषि भूमि के नजदीक पाया गया था, ईस्टर्न साइड जो है हमारा पूर्वी साइड जुलजुली पहाड़ का उस। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के इस प्रकार से पूरे के पूरे प्रमाण मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बतलाने जा रहा हूँ। ये कि हमारे डिफरेंट असुर साइट्स। आपको सबको पता है कि झारखंड की पहली जो ट्राइब थी वह असुर थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब हमारा है। तो यहाँ पर उसके कुछ असुरों के कुछ स्थल थे जिनके बारे में, तो यहाँ पर सारिड खेल पहला प्लेस जो हम लोग पकड़ रहे हैं वो है असुरों का, जो हमारा एविडेंस मिला है वो सारिड खेल। अब ये आपको बतला देते हैं ये कहाँ से ये पूरी की पूरी मटेरियल ली गई है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से यह पूरी की पूरी मटेरियल उठाई गई है। तो ये फोटोग्राफ से लेके सारे के सारे आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उठाए गए हैं, और लैंग्वेज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ही है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं असुर साइट सारिड खेल की। द असुर साइट सारिड खेल इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द तजना रिवर इन डिस्ट्रिक्ट खूंटी। तो यहाँ पर याद रखिएगा तजना नदी जो कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है उसके पूर्वी छोर पर यह पाया गया है। द साइट वाज फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाय S.C. रॉय। S.C. रॉय याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारे लिए अन्वेषण करता है, जो बार बार आपको अलग अलग पॉइंट पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है हमारे S.C. रॉय 1915 में। एंड फाउंड ऑन द एलिवेटेड लैंड ऑफ द साइट स्कैटर्ड ए रेडवेयर। यहाँ पर याद रखिएगा रेडवेयर यानी कि लाल मृदभांड मिले हैं, along with the fragments of the ancient bricks। साथ में यहाँ पर ancient bricks यानी कि पुराने समय की ईंटें भी मिली हैं। श्री S.C. रॉय फाउंड ए गोल्ड ईयर ऑर्नामेंट। यहाँ पर याद रखिएगा एक सोने का आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर गोल्ड ऑर्नामेंट एंड स्टोन ब्रेड्स और पत्थर के मनके मिले हैं। ब्रेड्स यानी मनके were lying on the site. Ghosh has also examined, Ghosh, Amlananda Ghosh also examined the place in 1944 and declared it is
extensive site of the promising all of the Asur sites visited by him. तो यहाँ पर अमलानंद घोष ने भी इसके खोज में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने भी बतलाया था कि अभी तक उन्होंने जितने भी असुरों के साइट को विजिट किया है उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण था। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। यहाँ से सारीड खेल से सोने का आपका आभूषण मिल रहा है, स्टोन के ब्रिड्स मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं यह कितना महत्वपूर्ण था। कौन से नदी के किनारे है? तजना नदी के किनारे खूंटी में यह आपका अवस्थित। अब यहाँ पर याद रखिएगा ये वाला पिक्चर था, ये सारीड खेल का था। ये देखिए ब्रिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये पूरा का पूरा ब्रिक्स की यहाँ पर दीवार आपको देखने को मिल रही है और कितनी प्राचीन है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये ब्रिक्स की पूरी दीवार है जो आप देख रहे हैं सारीड खेल का। सारीड खेल के बाद दूसरा प्लेस यहाँ पर असुर साइट हम लोग कुंजाला की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कुंजाला ये दूसरा महत्वपूर्ण असुर साइट है हमारा। The Asur site Kunjala first came into the notice in the year 1915 by S.C. Roy. यहाँ पर याद रखिएगा फिर से excavator S.C. Roy है। The mount covered with the ruins of the bricks and the redware pottery. यहाँ पर भी जो पूरा का पूरा क्षेत्र था वह ब्रिक्स से और रेड पॉटरी से ढका हुआ था। अमलानंद घोष carried out a excavation towards the northwestern portion of the site and exposed the remains of the structure. The bricks used the construction measuring in the size 4322 into 6, 4323 into 5.5 centimeters. तो ये इस प्रकार से हमारा इस, अब याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का साइज भी पूछता है। तो यहाँ पर भी जो ईंटों के साइज है इसको भी आपको नोटिस करके रखना पड़ेगा कि कहीं ये भी ना पूछ लिए जाए। तो यहाँ पर याद रखिएगा जगह है हमारा कुंजला। ये जगह कौन सा है हमारा? कुंजला। The building consists in a plan of 4 rooms. यहाँ पर 4 रूम की एक योजना मिली है, 4 कमरे मिले हैं। The largest being 5.4 into 0.15 meter and smallest 2.5 meter along with a veranda. तो यहाँ पर याद रखिएगा 2.5 मीटर का एक रूम मिला है जो एक वरांडा के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह सबसे छोटा है जबकि सबसे बड़ा 5.4 का है ये आपका। अब यहाँ पर द कंप्लीटली एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर वेयर सराउंडेड बाय ए कंपाउंड वॉल has been discovered during the course of excavation. इन चारों के तरफ से एक दीवार या चार दीवारी से यह घिरा हुआ भी पाया गया है। The redware potteries in the coarse fabric, thicker in section and the terracotta red in color was found from him. तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ से आपको रेडवेयर पॉटरी इन कोर्स ऑफ फैब्रिक जिसके साथ हमारा कपड़े के प्रमाण भी मिले हैं। थिकर इन द सेक्शन जो काफी मोटा भी है हमारा, यहाँ से मोटे कपड़े का प्रमाण मिलता है, साथ में टेराकोटा भी मिलता है।